chapter of history, Maharashtra state. Third chapter is effects of British rule. Guys, in the second part we were seeing how the Britishers ruled over India, and also we have seen like the defeated of Maratha की हार हुई थी, and the Britishers ने got the success. वो सक्सेस होने के बाद कुछ ट्रीटी साइन होती है और फिर वो अपना पावर वहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सीन द ड्यूअल गवर्नमेंट. इसके अंदर हमने देखा कि एक तो ऑलरेडी वहाँ पे नवाब ऑलरेडी थे. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने देखा कि वो नवाब रहने के बाद भी ब्रिटिशर्स के कोई बंदे आते हैं और वहाँ पे अपनी रूल भी एस्टेब्लिश करते हैं. ठीक है. तो कोई लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है, तो कोई जो है चीज़ों को देखता है. तो वो दो टाइप के गवर्नमेंट हमने देखा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ड्यूअल गवर्नमेंट वी हैव सीन द पार्लियामेंट्री लॉज. और पार्लियामेंट्री लॉज के अंदर हमने क्या देखा कि जो ब्रिटिशर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक, दे एक्चुअली ब्रिटिशर्स को एक मोनोपोली मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को. लाइक कि मोनोपोली का मतलब आई ऑलरेडी थॉट यू यदि फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेम चैप्टर, फर्स्ट पार्ट सेम चैप्टर के मैंने आपको इसमें बताया था द मीनिंग ऑफ मोनोपोली. ठीक है. इट मीन्स कि एक पर्टिकुलर कंपनी को ही वो राइट मिलना कि वही वो चीज़ सेल कर सकता है. ठीक है. इट्स नोन एज द मोनोपोली. सो ये किसको मिला था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था. बट व्हाट वी हैव सीन कि ये लोगों ने क्या कर रहे थे, ये कुछ एक्स्ट्रा वर्क करके, प्राइवेटली वर्क करके वो जो पैसे होते थे खुद के पॉकेट में डाल रहे थे. सो ये सारी चीज़ों पे द गवर्नमेंट, इंग्लैंड गवर्नमेंट ने क्या किया, इट्स गिवन द रिस्ट्रिक्शंस नॉट टू डू लाइक दिस. तो अब इसको टू स्टॉप दिस ऑल क्या किया उन्होंने, गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लेके आए और फिर वो धीरे धीरे इनको कंट्रोल करके इंडिया में किस तरीके से इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया. दिस थिंग्स वी हैव सीन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो. राइट. अभी उसके अंदर ऑल्सो वी हैव सीन लाइक दे ऑल्सो ब्रॉट द फ्यू main objectives, which is civil service, military and police force, as well as the judicial. ठीक है. And these are the main pillars of the British administration in India. So let's begin with the civil service. What is civil service? So आज जो है today we will talk about the main pillars of the British administration which is in India. ठीक है. और वो actually आज भी चलता है. उनके जैसे judicial बताया मैंने, so वो आज भी चलता ही है हमारे यहाँ पे. Fine. So let's begin with the first, which is civil service. Guys, what is civil service? Civil क्या है? ये ऑफिसर्स है. ऑफिसर्स है लाइक किसी को हैंडल करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाना. ठीक है. सो ये एक ऑफिसर्स का ही है. सो लेट्स बिगिन, विच इज गिवन ऑन द बोर्ड गाइज. लेट्स स्टार्ट नाउ. सिविल सर्विस. इट्स गिवन द फर्स्ट पॉइंट. To strengthen the British rule in India, there was a need of bureaucrats. Officer है ना, bureaucrats. तो अभी इसको प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए था? ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट थी. फाइन. सो यहाँ पे ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट में वन पर्सन इज देयर. द नेम ऑफ द पर्सन इज ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवेल्स. Name of the person is Lord Cornwallis, and he introduced the bureaucracy. Lord Cornwallis. Fine. So he introduced the bureaucracy. कौन इंट्रोड्यूस किया? इन्होंने इंट्रोड्यूस किया. ठीक है. क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने? ब्यूरोक्रेसी. जो मैंने आपको बताया ना कि ऑफिसर्स वगैरह रिक्वायरमेंट है और मेन पिलर ही इनका बन गया था. इनका जो था सिविल सर्विस, मिलिट्री, police force and judicial systems became the main pillars of the British administration in India. So उसमें the first is civil service. अभी इसमें इनको क्या चाहिए था? उसके लिए ऑफिसर्स वगैरह चाहिए था. सिविल का मतलब ये होता है कि ऑफिसर्स, पुलिस, IAS, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं? सिविल में आते हैं. ठीक है. So अब इसको ब्यूरोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने वाला कौन है? सो नेम्स ऑलरेडी गिवन हियर, लॉर्ड कॉर्नवेल्स. फाइन. अभी इसमें civil service became an important part of British government. So he restricted, it means this fellow restricted the private trade carried out by the company officers
and for this purpose he had given the salary, or he increased his salary, we can say like मतलब it means अगर मैं आपको समझाना चाहूँ in हिंदी, so इसमें see what I given you the statement in the parliamentary laws की किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी में लोग काम कर रहे थे और प्राइवेटली वर्क करने के बाद कुछ पैसे जो थे वो अपने पॉकेट में रखते थे. सो ये जो चीज़ें था विच इज़ नॉट लाइबल फॉर दी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड, राइट. सो उसके लिए उन्होंने इंटरफेयर किया, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लेकर आए. सो वैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम तो कर रहे थे उनके ऑफिसर्स, लेकिन अपार्ट फ्रॉम डूइंग द वर्क वो कुछ प्राइवेट में भी काम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसा ऑन करते थे. ठीक है. सो अब ये इन्होंने क्या स्टार्ट किया यहाँ पे अपने अलग से रिस्ट्रिक्शन लेके आए, अलग से लॉ एंड ऑर्डर लेके आए. सो इन्होंने क्या स्टार्ट किया, जो ऑफिसर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एक्स्ट्रा सैलरी देना. फाइन. मीन्स ऑफिसर्स को कुछ एक्स्ट्रा सैलरी देना, और जो प्राइवेट में काम कर रहे थे, सी अगर मैं एक्स्ट्रा सैलरी दूंगी, इफ आई लाइक एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू कि अगर मैं आपको 5 रुपीज़ पे करूँ, एग्जाम्पल 5 रुपीज़ पे करूँ, सो आपको लगता है कि वो 5 रुपीज़ में स्टिल आई एम हैविंग दी टाइम, राइट. अगर मैं 8 आवर्स काम करती हूँ तो 8 घंटे के बाद अगर मेरे पास टाइम है, सो मैं कहीं और जाके वर्क करूँगी. सो मैं 5 रुपये मुझे यहाँ सैलरी मिल रही है, मैंने कहीं और वर्क किया, मुझे 2 रुपीज़ वहाँ पे मिल रहा है. सो 5 + 2 7 रुपीज़ हो रहा है, राइट. सो ये जो गवर्नमेंट आई, इन्होंने क्या स्टार्ट किया, प्राइवेट को रोकने के लिए, लाइक कि वो प्राइवेट पे काम ना कर पाए, इसके लिए उन्होंने लालच दिया. ठीक है. और उसमें जो सैलरी मिल रही थी उस सैलरी में कुछ ऐड कर दिया, ताकि पीपल को लालच होगा तो वो प्राइवेट काम नहीं करेंगे, और इंस्टेड ऑफ डूइंग द प्राइवेट वर्क द पीपल विल गिव द मोर कॉन्सेंट्रेशन टू द सेम कंपनी. ठीक है. सो इसके लिए सैलरी को इंक्रीज किया. नाउ द नेक्स्ट वन, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन he divided the British occupied territories into districts. See guys, you know actually what happened here. See, we have seen it earlier, like slowly what the Britishers were doing. They were slowly capturing the territories. Am I right? डिफीट करना, किसी के कहीं के राजा को हराना और फिर वहाँ की जगह को कैप्चर करना, ये किसका काम था? ब्रिटिशर्स का काम था. अब जितने भी टेरिटरीज को कैप्चर किया था, ठीक है, सो उस पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे एक एक पर्टिकुलर पर्सन को अलॉट किया. गॉट द पॉइंट? मतलब जहाँ प्लेस पे जिधर उन्होंने कैप्चर किया था, अब से कहीं भी या किसी की भी जगह को अगर कैप्चर करना है तो उस पर रूल करने के लिए, उसको चलाने के लिए एटलीस्ट भी रिक्वायर्ड थी पर्टिकुलर पर्सन, कोई एक पर्टिकुलर बंदा चाहिए उसको रन करने के लिए, राइट. सो जहाँ पे इन्होंने कैप्चर किया था, ऑलमोस्ट बहुत जगह पे कैप्चर किए थे इंडिया में. सो उस प्लेस पे इन्होंने क्या किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे बाइफर कर दिया, और बाइफर करने के बाद वहाँ पे अलग अलग पर्सन को अलॉट किया. अब उसमें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया. ठीक है. हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है जिसको हम लोग जिला अधिकारी के नाम से भी जानते हैं, है ना, मराठी में जिला अधिकारी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. ठीक है. और वो आज भी चलता है. सो इन्होंने क्या किया, मेन इसको बनाया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया, और हर एक प्लेस पे एक एक पर्सन को अलॉट किया. कम टू द पॉइंट नाउ. So the same point is given here. For the convenience of administration, he divided the British occupied territories into districts. मतलब जो भी ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया था, मतलब जो भी ब्रिटिश ने जीता था टेरिटरीज को, उसको क्या किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया. अभी द ऑफिसर वेर अपॉइंटेड थ्रू द कॉम्पिटिटिव. ठीक है. इसके पहले यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पे अलॉट किया था, जो डिवाइड किया था, सो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. बट आई टोल्ड यू एट द अर्लियर बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉइंट कि ये डिवाइड करने के बाद एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया गया, एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेवेन्यूज, or else we can say also having the work of giving the justice to each and every member, and also the maintaining the proper law and order. So these all the works are gone in the hand of district collector. अगर वो मेन होता है तो सारा काम उसका ही होता है, प्रॉपर चलाना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जस्टिस प्रोवाइड करना. सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन द वर्ड लाइक चीफ है, मतलब सारे इतने जो प्लेस बाइफर किया है, जो प्लेस डिवाइड किया है, उसके मेन चीफ बनाया. तो अब कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो चीफ को तो मेंटेन करना ही है. Am I right? Okay, so apart from these things, the officers were appointed through competitive examinations known as Indian Civil Service.
ICS। फाइन। सी गाइस, अब इसमें कैसा होता है, ये एग्जाम देने के बाद ही जो है वो प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन होता है। विदाउट एग्जाम से, अब चाहे वो ब्रिटिश का बंदा हो या इंडियन, इनमें क्या था, एग्जाम होने के बाद ही उसको सिलेक्ट करना था। ठीक है, सो यहाँ पे नाम दिया है ICS, इट मीन्स इंडियन सिविल सर्विस। फाइन। सो वी विल सी लाइक सिविल सर्विस का मतलब क्या है, हमने देखा कि सिविल ऑफिसर बोल सकते हैं, पुलिस बोल सकते हैं, आगे से जिसको मैंने बताया आपको। सो अभी ये हमने देख लिया था, तो हमने पार्लियामेंट्री लॉ में देखा था कि एक पिलर बन गया है ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया में। सो उनको रिक्वायर के लिए ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है। सो इंट्रोड्यूस किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। एंड ऑल्सो जो भी प्लेस कैप्चर किया था उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद पर्टिकुलर पर्सन को अलॉट किया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाएगा। फाइन। सो आज से में वी हैव सीन द सिविल सर्विसेज। नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ योर मिलिट्री एंड द पुलिस फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट द सेकंड सब टॉपिक। Military and the police force. So now, see guys, will you tell me like what is the work of military? Military का काम क्या है? So the duty of military is to safeguard, है ना, बचाना। So Britishers ने military force और police force को रखा था। So reason behind is of to safeguard, the duty of the military is to safeguard the particular like मैं अगर बोलूँ किसी का भी, जैसे ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री को अगर यहाँ पर लाया था तो किस लिए लाया था कि अगर बाजू वाली रीजन या बाजू वाली कंट्री अगर अटैक करती है, ठीक है, सो वो उसमें पुलिस क्या करेगा, उनको सेफ करेगा, उनको बचाएगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा। इसके लिए मिलिट्री को रखा था। एंड पुलिस दिया यहाँ पे, लॉ एंड ऑर्डर दिया। सो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम कौन करता है, पुलिस करता है। फाइन। सो दैट्स व्हाई वी आर गिवन दी टू सब पॉइंट। फर्स्ट इज ऑफ सेफगार्ड एंड सेकंड इज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सो सेफगार्ड मैंने किसको बताया, सो द ड्यूटी ऑफ द मिलिट्री वॉज टू सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्युपाइड रीजन इन इंडिया। और ये इसमें लॉ एंड ऑर्डर में टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर in the country was the duty of the police force. Fine. So hope आपको मिलिट्री और पुलिस का मतलब पता ही होगा कि मिलिट्री का काम क्या होता है। सो जो पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर जिस कंट्री में है, सो दूसरी कंट्री से उसको प्रोटेक्ट करना और बचाना। ठीक है। और पुलिस का काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। आपको पता होगा हमारी सोसाइटी में भी, इट मीन्स अपने पर्टिकुलर सिटी में और एक पर्टिकुलर प्लेस पे पुलिस स्टेशन हर एक जगह पे होता है। तो अपने आसपास के एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये एक्चुअल पुलिस का वर्क होता है ना। नाउ द नेक्स्ट इज ऑफ योर जुडिशियल सिस्टम। नेक्स्ट इज ऑफ इज जुडिशियल सिस्टम। सो गाइस, विल यू हेल्प मी अबाउट द जुडिशियल सिस्टम? आप मुझे बताएंगे जुडिशियल सिस्टम क्या है? वेरी गुड, यस, कोर्ट, जस्टिस। हाँ, जुडिशियल का मतलब ही होता है जस्टिस। सो हमें जस्टिस कहाँ से मिलता है? फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द जस्टिस? फ्रॉम द कोर्ट, राइट। हमें जस्टिस अगर पाना है तो हमें कहाँ से मिलेगा? कोर्ट से मिलेगा। फाइन। अब हमें कोर्ट तक जाना क्यों पड़ेगा? अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो ही मैं कोर्ट तक पहुँचूंगी, am I right? सो जुडिशियल सिस्टम जो है हम बोल सकते हैं लाइक ये जस्टिस के लिए होता है, और हम इसको कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सो हियर इट्स गिवन, नाउ लुक ऑन द कोर्ट गाइस। सी हियर द सब पॉइंट्स गिवन, सिविल एंड द क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, सिविल एंड द क्रिमिनल कोर्ट। सो सिविल का मतलब तो मैंने आपको बताया लाइक कि ऑफिसर्स वगैरह, बट यहाँ पे सिविल का मीन्स व्हाट? यहाँ पे अगर मैं बोलूँ सिविल, सो इट मीन्स व्हाट? सो एक्चुअली सी गाइस, ये सिविल का मतलब होता है कुछ लाइक फैमिली केसेस होता है। लाइक मैं बोलूँ सिविल केसेस इंक्लूड सिविल केसेस, वन सेकेंड, इंक्लूड issues like civil cases include issues like property
disputes, divorce we can say, or else adoption, सक्सेस भी हो सकता है और एक्सेट्रा, हम और भी चीज़ें दे सकते हैं. सो सिविल मतलब जो फैमिली इश्यूज होते हैं, सिविल इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन से फैमिली इश्यूज, वो सिविल में आते हैं. क्रिमिनल कोड जैसे कोई क्राइम किया हो सो उसके लिए भी कोड अलग होता है. फाइन. सो ये सिविल, फैमिली इश्यूज, क्रिमिनल कोड, कुछ क्राइम किया हो सो वो डन. सो अभी ये चीज़ें अपने कंट्री में जो है वो मोस्टली आया कैसे है. सो ब्रिटिशर्स इज द मेन रीजन. ठीक है. सो ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश द न्यू जुडिशियल सिस्टम्स इन इंडिया and we can say like on the basis of these judicial systems in England. ठीक है. So every district had a civil as well as the criminal code, and the court see the work of court is to solve the local cases. ये किसका होता है? सिविल का होता है. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो लोकल कोर्ट भी होता है जो सॉल्व करता है. सो फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द जजमेंट हाई कोर्ट वॉज ऑल्सो री-एस्टैब्लिश. सी गाइस, एक्चुअली यू नो व्हाट इज सिविल और क्राइम में एट द अर्लियर वी वर सीन लाइक कि यहाँ पे तो सी एक्चुअली अपने इंडिया में तो बहुत लोग आके रूल करके गए है ना, बहुत लोग रूल किए यहाँ पर. फाइन. सो अब यहाँ पे जो जुडिशियल बता है, एक्चुअली हमें सिर्फ जुडिशियल का लेना है. जो यहाँ पे जो सिविल इट मीन्स फैमिली इशूज. ठीक है. क्रिमिनल में अगर इंडिया से अगर कोई मतलब इंडियन के अगर कोई पीपल है और कुछ अगर लाइक रॉन्ग वे से काम किया है, रॉन्ग वे से ट्रीट किया है, सो उनको पनिशमेंट अलग कोर्ट में होता था. और जो ब्रिटिशर्स के कोई बंदा ने अगर कोई गलत काम किया है सो उनके लिए अलग कोर्ट होता था. एंड दे वे गिविंग द डिफरेंट ट्रीट टू द डिफरेंट पर्सन. लाइक डिफरेंट पर्सन इट मीन्स जैसे इंडियन है तो उनको अलग ट्रीट, and if the Britishers were there so they were giving the different treat to the Britishers. उनके लिए कुछ अच्छा सा प्लेस होता था, अच्छे से ट्रीट करते थे उनको. बट अगर वो इंडियन कोई गलत काम किया है तो उनको वो हरेस करते थे, उनको वो परेशान करते थे. ठीक है. कोर्ट तो कोर्ट होता है जस्टिस का ही, बट जब उनको अरेस्ट किया जाता था, उनको कोर्ट तक लेके जाया जाता था तो दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करते थे. इंडियंस को हरेस करते थे, बहुत परेशान करते थे. बट जो ब्रिटिशर्स की कोई बंदा अगर होता था एक आध दो चार तो उनको कूल एंड काम वैसे ट्रीट किया जाता था, बोल सकते हैं, है ना. सो इट्स नोन एज द जुडिशियल. अब से कैसे एक कोर्ट तो है ही. अगर हम लोकल कोर्ट से इफ इजी टू सॉल्व द इश्यूज विद द हेल्प ऑफ द लोकल कोर्ट सो इट्स ओके. अगर नहीं हुआ सो वो केसेस कहाँ पे पहुँच जाता है? हाई कोर्ट में पहुँच जाता है. और बाय द वे वी नोज लाइक कि हमारे जो स्टेट में होता है वो हाई कोर्ट होता ही है ना. सो अगर लोकल केस से सॉल्व नहीं हुआ कोर्ट से तो वो केस कहाँ पास होती है? हाई कोर्ट में पास होती है. नाउ द नेक्स्ट इज ऑफ योर इक्वलिटी बिफोर लॉ. नेक्स्ट सब टॉपिक इज इक्वलिटी बिफोर लॉ. See guys, here we have the few points related to the equality before the law. Now in it's given like in early times law in India differed from place to place. See guys, actually equality का मतलब क्या है? बराबरी का हिस्सा. Am I right? So earlier it means पहले की बात हुई है. So पहले कैसा था? हमारे पास जो लॉ था ना, it's different from place to place. It means see पहले कहीं सिख थे उनका लॉ अलग था. सो कहीं जैन थे उनका लॉ अलग चलता था. सो कुछ समय बाद मुगल्स हैं उनका लॉ अलग चलता था. सो मतलब पहले जो चलता था हमारा लॉस वो उसमें सबके अलग अलग जो थे वो रूल्स होते थे. राइट. सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन लाइक कि लॉस इन इंडिया डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अलग अलग लॉस चलता था हर एक प्लेस में. फाइन. बट वंस द ब्रिटिशर्स वर एंटर इन इंडिया सो ही स्टार्टेड अ सिंगल लॉ. एक उनके अंदर था कि वो जब एक बार हमारे यहाँ पे एंटर हो गए तो वो एक ही जैसे मतलब एक ही जैसा ट्रीट जहाँ जहाँ पे कैप्चर किया था सब जगह पे वैसा ही रूल स्टार्ट किया. ओके. सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन द पॉइंट इन अर्ली टाइम्स. ओके. टाइम्स law in India differed from place to place, and after that many invaders like we can say there was a difference in judgment on the basis of casteisms, but under the leadership of Lord Macaulay a committee was set up to create the code of
law. See guys, before this Lord Macaulay, है ना, जो काम होता था वो कास्टिज्म के तौर पे होता था, मतलब इट मीन्स कास्ट के तौर पे होता था। अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट वाले बंदे ने कुछ गलत काम किया है तो उसको वही कास्ट वाले लोग ट्रीट करते थे और पनिश करते थे, ठीक है। कास्टिज्म चलता था। सी आज अपने कंट्री में कास्टिज्म बैन है, आज कास्टिज्म के तौर पे कोई काम नहीं होता है, ठीक है। सो पहले ऐसा होता था कि बहुत जो वर्क होती थी या जो पनिशमेंट देना होता था सो कास्टिज्म के तौर पे, अगर वो लो कास्ट का है और कुछ गलत काम किया है सो उसको सीवियर पनिशमेंट, ठीक है। और कोई हाई कास्ट का है, कुछ गलत काम किया है सो उसके लिए देखते हैं। जो कास्ट के हिसाब से पहले काम होता था, बट नाउ कास्ट इज रिलेटेड टू द कास्ट इज ऑफ बैन। आज कास्ट से रिलेटेड जो चीज़ें वो बैन है, ठीक है। आज जो है अगर हमने स्टडी किया सो वी कैन ईजिली गेट द जॉब्स एंड ऑल। आज कास्ट के हिसाब से काम नहीं होता है। So when under the leadership of Lord Macaulay, a committee was set up to create the code of law. एक कमेटी यहाँ पे सेट अप हुआ, ठीक है। वो कमेटी कौन सा है? लॉ का, कोड ऑफ लॉ, ओके। एंड in it the Indian Penal Code was started. See guys, it's even related to the Lord Macaulay, ठीक है। ये यहाँ पे एक इंडियन पैनल कोड एस्टैब्लिश हुआ, इंडियन पैनल कोड, जिसको हम लोग आईपीसी बोलते हैं, ठीक है। सो द इंडियन पैनल कोड वाज एनफोर्स्ड ऑल ओवर द ब्रिटिश इंडिया विथ ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। बट देयर वर सम डिफेक्ट इन इट, सो वी कैन से लाइक सेपरेट कोड्स एंड डिफरेंट लॉज फॉर द यूरोपियंस। New laws were difficult to be understood by the common people. So the legal बोल सकते हैं कि legal cases became an expensive affair for the community and the cases remained pending for years together. Fine. So in this way we were seeing the equality before the law. इस तरीके से हमने equality before the law देखा कि अर्ली टाइम्स में हमारा लॉ कैसा चलता था, हर एक प्लेस पे अलग अलग चलता था। बट ब्रिटिश जब एंटर होती है तो एक ही जैसा ट्रीट करती है, ठीक है। फाइन। बट यहाँ पे हमने देखा ये कुछ कोड वगैरह का देखा, ये पैनल कोड का देखा। से इनके लिए जो होता था, जो यूरोपियंस होते थे, मतलब हमारे इंडियंस में, इंडिया में जो यूरोपियंस होते थे उनके लिए अलग ट्रीट होता था। कुछ गलत काम किए तो ट्रीट अलग होता था, बट इंडियंस अगर कुछ गलत काम किए तो उनके लिए ट्रीट अलग होता था, ठीक है। सो इन दिस वे वी वी कंप्लीटेड द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नाउ द लास्ट सब टॉपिक इज इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। सो लेट्स स्टार्ट द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। सो द नेक्स्ट सब टॉपिक इज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। सो सी गाइस, सिंस फ्रॉम द एशियंस टाइम बहुत सारे ऐसे रूल करने वाले लोग थे जो हमारे इंडिया में आए, रूल किए और गए, बट दे नेवर चेंज थिंग्स। आया उन्होंने यहाँ पर रूल किया और यहाँ से गए, लेकिन कुछ भी सिस्टम को चेंज नहीं किया एक्सेप्ट द ब्रिटिशर्स। इट मीन्स बहुत सारे लोग आए, रूल किया, बट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिशर्स दे वी वेंट। ब्रिटिश आए, they ruled over the not only the particular states, apart from this they ruled over overall of the India, है ना। सो हम लोग उसको बोल सकते हैं डोमिनेंट पावर। डोमिनेंट पावर ही है ना, जब रूल किया ऑल ओवर, इट मीन्स डोमिनेंट पावर। सो लेट्स बिगिन नाउ। See here we having the first sub point is England was a modern nation. See here यहाँ पे पॉइंट दिया है, इंग्लैंड वॉज ए मॉडर्न नेशन। हमने देखा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉपी किया गया है इंग्लैंड से यहाँ पे। फाइन। सो इंग्लैंड वॉज ए मॉडर्न नेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, capitalist economic prevailed. See guys, it means you know what, at the earlier we were already studied about the industrial revolution, and in it we have seen how the England got the profit बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री। से हमने क्या देखा था वहाँ पे कि कुछ चीज़ों को रॉ मटेरियल्स वगैरह है, मतलब इंग्लैंड पीपल वे टेकिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया, और इंडिया से लेने के बाद में वहाँ से प्रोसेस करना, अगेन दे वी सप्लाइंग द
raw materials, sorry, the complete goods to the other countries. So because of this processes they were earning the money, है ना. So ये तो चीजें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था. लास्ट इट मीन्स सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था. द सब टॉपिक इज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इसके अंदर हमने देखा कि इंग्लैंड में फैक्ट्रीज हुए इंग्लैंड में है, बट दे रिक्वायर दी रॉ मटेरियल्स टू प्रोसेस द थिंग्स. सो फॉर दैट दे वे टेकिंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया. उनको पता ही था यहाँ पे रॉ मटेरियल्स, स्पाइसेस, वेल्थ चीज़ें ज़्यादा है, तो यहाँ से रॉ मटेरियल उठाते थे, प्रोसेस करते थे और प्रोसेस करने के बाद सेल करते थे अलग अलग कंट्रीज में. सो ये सेल करने इट मीन्स दे वे अर्निंग अ प्रॉफिट. उनको पैसे मिलता था और ज़्यादा प्रॉफिट होता था. ठीक है. So that's why it's given the point like कि due to industrial revolution capitalist economic prevailed. दिया ना कैपिटल. अब अगर पैसा बढ़ेगा तो कैपिटल तो इंक्रीज होगा ही ना. Am I right? And the next subtopic is, sorry, next subpoint is they inculcated an economic system in India which was conducive to economic system in England. See guys, most of the things we were got it from the England. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से मिला है, इंग्लैंड से मिला है. So here it's given inculcated an economic systems in India which was conducive to economic system in England. कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कॉपी किया गया है इंग्लैंड से और लाया गया है यहाँ पे इंडिया में. ठीक है. So due to this British gained economic benefits but India started facing economic exploitation. ठीक है. इसमें हमने क्या बोला, see we can take the example of British East India Company. हाँ, ये जो एक्सप्लोरेशन है इससे पहले हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही ले लेते हैं कि द गवर्नमेंट में गिवन द मोनोपोली पावर टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वही कर सकते हैं. सो रेस्ट अदर मेंबर में रेज देयर वॉइस लाइक कि व्हाई द गवर्नमेंट में गिवन द ओवरऑल राइट टू जस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हाई नॉट फॉर अस, है ना. उनको ही क्यों दिया और हमें क्यों नहीं दिया. ठीक है. सो इसके लिए उन्होंने आवाज उठाया था. फाइन. यहाँ पे से हमने देखा कि किस तरीके से प्रताप सिंह के साथ, छत्रपति प्रताप सिंह के साथ वो ट्रीटी साइन हुआ था. एम आई राइट. सो वो आफ्टर साइनिंग द ट्रीटी वो प्लेस किसका हो रहा था, ब्रिटिशर्स का. एंड आफ्टर रूलिंग सॉरी आफ्टर डूइंग द ट्रीटी ऑफ साइन दे वी स्टार्टेड रूलिंग ओवर दैट, है ना. वो ट्रीटी साइन करने के बाद वहाँ पर रूल करना स्टार्ट करते थे. फाइन. सो ये फायदा किसका हो रहा था, ब्रिटिशर्स का. सो हियर इट्स गिवन ब्रिटिशर्स गेन इकोनॉमिक बेनिफिट्स, उनका फायदा हुआ, बट लॉस किसका हो रहा था, इंडियंस का. सो बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन. सी ब्रिटिशर्स वे गेनिंग द इकोनॉमिक बट इंस्टेड ऑफ दिस इंडिया में फेसिंग द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सेम. ब्रिटिश को तो फायदा हो रहा था, वो तो इकोनॉमिक उनको फायदा हो रहा था, लेकिन इंडिया को क्या होता है, एक्सप्लॉइट हो रहा था. वो क्या होता है, लूज हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे. फाइन. सो इन दिस वे गाइस वी विल कवर द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश. इस तरीके से हमने ये इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ब्रिटिश का देखा कि किस तरीके से हमारे इंडिया में गवर्नमेंट की ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हुई थी. फाइन. सो टुडे वी हैव सीन द 4 सब टॉपिक. वन इज सिविल सर्विस, सेकेंड इज मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स, थर्ड इज जुडिशियल सिस्टम, and the fourth is economic policies of the Britishers. Now the last part is of your homework. This one is the most important, so you will please note down your homework, guys. Homework. Explain the following concept. Question number 1. Economic policy of the British. Fine. Economic policy of the British and equality before law. Fine. See guys, answer is already given on the whiteboard. Fine. But guys,
instead of copying from the whiteboard, you all have to copy down from your text book. Fine. See, इसका आंसर व्हाइट बोर्ड पे भी दिया है जो हमने अभी रीड आउट किया, बट यहाँ से कॉपी करने के बदले आपको ये आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक में से कॉपी करना है. So you all can find out guys the economic policy of the British. See here it's given here, economic policy of the British. So you have to copy down from here the paragraph since ancient times, many inventions in India, many invaders, to till the last one, exploitation. Fine. This one is the answer of economic policy of the British. And equality before law, second question. See here it's given here, equality before law. So you have to write the answers from your textbook. Fine. Okay. And after completing your homework, you have to send it in the group on Friday. Guys, if you are having a single doubt like related to the any sub point, so you can ask me. Fine. For the further, we'll see next video. Thank you so much.